लोग कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर स्टार्ट किए थे, जिनको हमने पहले 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स स्टडी किए। आज हम लोग स्टडी करने हैं ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। बेटा डिजीजेस बहुत सारे हो जाएंगे इसमें, आप लोग अपनी एनसीईआरटी वाले की करा रही हूं मैं, वही करने बहुत है। बाकी एनसीईआरटी के अलावा जितना भी आपको चाहिए होता है वो मैं आपको ज्यादातर बता देती हूँ। अब जब हमने पूरा टेबल बनाया था उसमें कुछ ट्रिक्स की थी, तो उसमें हमने ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स के बारे में, ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स के बारे में वहां पे हमने कौन से 2 पॉइंट्स बताए थे, दैट इट कैन स्किप जनरेशंस and unaffected parents can have affected children और vice versa। ठीक है, मेनली स्किप जनरेशन में ही आ जाता है कि जैसे एक जनरेशन अनअफेक्टेड है, एक अफेक्टेड है, फिर अनअफेक्टेड, ये सब चीजें इसमें स्किपिंग ऑफ जनरेशन इसमें हो जाती है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सिकल सेल एनीमिया पे आपको 5 मार्क का क्वेश्चन एज सच ही आ सकता है इन थ्योरी एग्जाम, और एमसीक्यूज के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। सो सिकल सेल एनीमिया, it is an autosomal linked recessive disorder that can be transmitted from parents to offspring only if both the parents carry the disease। दोनों ही पेरेंट्स अगर डिजीज को कैरी कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि दोनों ही क्या है इसमें हेट्रोजाइगस है, when both the parents are carriers for the disease। क्योंकि ये क्या है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव है, when both the parents are carriers for the trait, or we can say they are हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगोसिटी में क्या होता है, क्योंकि ये ट्रेट रिसेसिव है तो ये एक्सप्रेस तो नहीं कर पाता हेटेरोजाइगस कंडीशन में, लेकिन कैरियर क्रिएट कर देता है। ठीक है, एंड दिस डिजीज is controlled by single pair of genes HBA and HBS। तो ये सिंगल पेयर ऑफ जीन्स ही हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कैन
यानी कि इट कैन स्किप जनरेशन में, एक जनरेशन में पेरेंट जनरेशन में नहीं है, दे आर जस्ट कैरियर्स, और अगली जनरेशन में वो दिख जाता है। और इसका दूसरा पॉइंट भी जो हमने बोला था कि अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव, अनअफेक्टेड पेरेंट्स से यहाँ पे क्या देखते हैं हम, अफेक्टेड चिल्ड्रन, अफेक्टेड चिल्ड्रन में अफेक्टेड चिल्ड्रन हो रहे हैं जहां पे दोनों ही पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं, बट बोथ ऑफ देम आर द कैरियर्स फॉर द डिजीज, और वी कैन से दे आर हेटेरोजाइगस। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इट इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ जीन्स HbA एंड HbS। एक्चुअली HbA जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल हीमोग्लोबिन HbA, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज हैं, देयर आर 3 जीनोटाइप्स व्हिच आर पॉसिबल। आर पॉसिबल। कौन कौन से 3 जीनोटाइप्स हैं? 3 possible genotypes for the disease are, 3 possible genotypes in case of these genes are, या तो ये नॉर्मल हो जाएंगे, दोनों HbA HbA हो जाएंगे। ये नॉर्मल हम लोगों में जो होता है, नॉर्मली ये HbA HbA होता है, और ये जो इंसान है ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसके आरबीसीज बिल्कुल बाइकनकेव शेप आरबीसीज होते हैं, बाइकनकेव शेप आरबीसीज होते हैं, और ये हाई लो कंसेंट्रेशन, जो भी ऑक्सीजन का जैसे भी लेवल्स है उनके साथ प्रॉपर तरीके से कोऑपरेट कर सकता है, और रेस्पिरेशन इसकी बड़ी नॉर्मल सी होगी, बाइकनकेव शेप आरबीसीज होते हैं। और क्योंकि ये जीन पर्टिकुलरली हीमोग्लोबिन के लिए है HbA, तो हम लोग इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो भी नॉर्मल HbA पेप्टाइड बनता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन इन पेशेंट्स, इन लोगों में होता है, ठीक है। दूसरा फिनोटाइप इनमें आता है जहां पे HbA और HbS, दूसरा जीनोटाइप सॉरी, HbA विद HbS, S पहले A बाद में जैसे भी लिख सकते हैं। This HbA actually codes for the normal HbA peptide, normal hemoglobin peptide के लिए, but HbS codes for the mutated gene। जब ये हेटेरोजाइगस होते हैं, we know that the condition is autosomally recessive, तो ये बंदा भी क्या होगा, इसमें डिजीज एग्जिबिट नहीं होगा, इसमें भी सिकल शेप ये सॉरी बाइकनकेव शेप आरबीसीज ही होंगे, लेकिन दिस इज द कैरियर फॉर द डिजीज। दिस इज द कैरियर फॉर द डिजीज एंड नॉट द पेशेंट। कैरियर का मतलब वो होता है जिसमें खुद में डिजीज नहीं आता, लेकिन वो आगे डिजीज को पास कर सकता है। थर्ड फिनोटाइप जहां पे दोनों ही HbS HbS टाइप के हो, ये पेशेंट में डिजीज प्रेजेंट होता है, यानी कि इसमें कौन सा डिजीज, इसमें होता है सिकल सेल एनीमिया, यानी कि इसका जो हीमोग्लोबिन है एक्चुअली वो नॉर्मल नहीं होता, HbA टाइप का नहीं होता, अलग टाइप का हो जाता है, HbS टाइप का हो जाता है। उसका कॉज हम करते हैं आगे। तो ये HbS टाइप का जब हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, तो जितनी हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और इस तरीके से ऑक्सीजन 97% ऑक्सीजन हमारी जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। तो जब ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं रहता है, बल्कि ऐसा HbS टाइप का बन जाता है, तो ये जो सिकल शेप आरबीसीज होते हैं, ये फिर इसको यहाँ पे जो सिकल शेप आरबीसीज फिर प्रोड्यूस हो जाते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि ये जो मॉडिफाइड HB है
ये जब उसके साथ अटैच होने की कोशिश करता है लेकिन हो नहीं पाता है, फिर ये और कोशिश करता है, और तो उस चक्कर में जो आरबीसी के अंदर है हीमोग्लोबिन, तो उस चक्कर में आरबीसी की शेप ऐसे चेंज हो जाती है, जो कि इस तरीके से बाइकनकेव थी वो इस तरीके से फोल्ड होके सिकल जैसी बन जाती है। सिकल वो इंस्ट्रूमेंट जिससे गार्डनिंग वगैरह में यूज किया जाता है, तो वो सिकल शेप हो जाती है। ठीक है, तो इसमें सिकल शेप्ड आरबीसीज बन जाती हैं ड्यूरिंग ऑक्सीजन टेंशन। जब ऑक्सीजन की टेंशन होती है, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन की जैसे हाई ऑल्टीट्यूड पे ये बंदा गया तो वहां पे ऑक्सीजन टेंशन हो गई, वो कोशिश करेगा ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की, या ये भागा दौड़ा तब जरूरत पड़ी, तब भी इसके तुरंत क्या हो जाएंगे, जो आरबीसीज हैं फोल्ड हो जाएंगी, सिकल शेप्ड आरबीसीज इसके हो जाएंगे, और उस तरीके से ये रेस्पायर नहीं कर पाएगा। ठीक है, ब्लूइश बॉडी हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से इसको नहीं मिल पा रही है, जो कि नॉर्मल HbA टाइप की हीमोग्लोबिन ने कैरी करनी थी। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है, आउट ऑफ 3 genotypes possible, out of 3 genotypes possible, HbA, HbA, HbS, HbS, and HbA, HbS, only one, that is HbA, HbS, 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 which is homozygous for HbS, is found to be सिकल सेल एनीमिक। इसको सिकल सेल एनीमिया होता है। 3 जीनोटाइप्स जो पॉसिबल हैं, उन तीनों में से सिर्फ एक जीनोटाइप में सिकल सेल एनीमिया पॉसिबल हो पाता है। तो अब हमने देखा कि 3 फिनोटाइप्स पॉसिबल हैं, 3 जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं, जिसमें से कि 2 नॉर्मल रहते हैं, एक बिल्कुल ही नॉर्मल है, एक में डिजीज प्रेजेंट होता है, और ये थर्ड वाला जहाँ पे हेटेरोजाइगस है ये कैरियर ऑफ द डिजीज है। इसमें आरबीसीज बाइकनकेव, इसमें भी बाइकनकेव, इसमें सिकल शेप आरबीसीज हो जाते हैं। ठीक है, ये पोर्शन मैं आपको करा चुकी हूँ। मेनली ये होता क्या है, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है वो 4 ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, दिस पार्ट आई एम गोइंग टू रब नाउ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू वांट। मैं सिर्फ उधर हाफ वाला कर रही हूँ। Next point, heterozygous individuals appear apparently unaffected। इनको देख के यानी कि ऐसे लगता है कि इनको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बट दे आर एक्चुअली कैरियर्स ऑफ द डिजीज। इनके जीन्स का ऑब्वियसली, क्योंकि इनमें फीचर एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा, फिनोटाइप नहीं आ पा रहा, क्योंकdem रिसेसिव है, तो डिजीज का अक्सर पता नहीं चलता, बट दे आर कैरियर्स फॉर द डिजीज, यानी कि वो डिजीज को कैरी करते हैं, आगे ले जा सकते हैं। Carriers for the disease as why? As there is 50% chance that they can pass
HbA है और दूसरा HbS है, ठीक है। तो या तो जो गैमीट ये प्रोड्यूस करेंगे या तो उसमें HbA जाएगा या HbS जाएगा। तो इसका मतलब देयर इज 50% चांस दैट दे कैन पास द डिफेक्टिव जीन टू द प्रोजेनी, ठीक है, डिफेक्टिव जीन टू द प्रोजेनी। यानी कि अगर आप देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट भी हमने किया था, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इफ बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर्स फॉर द ट्रेट। कैरियर्स, और यहाँ पे भी हम कैरियर्स कह रहे हैं कि कैरियर्स नॉर्मली अनअफेक्टेड लगते हैं, बट 50% चांस है कि वो प्रोजेनी में केस दे सकते हैं। अगर हम दोनों ही कैरियर्स की मैरिज यहाँ पे शो करें, HbA HbS HbA HbS, तो जब ये गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, मैं पुनः में करूंगी क्योंकि ये ज्यादा क्लियर लगता है मुझे, तो दोनों ही HbA HbS टाइप का। इफ वी कंसिडर दिस एज मेल एंड दिस एज फीमेल, तो यहाँ पे मेल और यहाँ पे फीमेल दोनों ही HbA HbS टाइप का गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। Fusion HbA HbA, this is going to be normal. HbA HbS, this is going to be carrier. फिर से HbA HbS, this is also going to be carrier. And HbS HbS, ठीक है। अब दोनों टर्म्स आप कैसे समझोगे, यहाँ पे HbS HbS आ गया तो यानी कि इसमें डिजीज प्रेजेंट है। तो दोनों टर्मिनोलॉजीज में इसके साथ आपको समझाती हूँ। यहाँ पे रेशियो आ रहा है 1:2:1 का, ठीक है, नॉर्मल इज टू कैरियर इज टू डिजीज प्रेजेंट होने का, एनेमिक लिख लो, है ना, इज टू एनेमिक। तो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, यहाँ पे ये दोनों जस्ट नॉर्मल्स थे, कैरियर्स फॉर द डिजीज थे, यानी कि कोई कैरेक्टर तो एग्जिबिट नहीं कर रहे, लेकिन इन दोनों से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, यानी कि अगर हम पेडिग्री ड्रॉ करेंगे तो हमें ये नॉर्मल और ये भी नॉर्मल दिखाई देगा, क्योंकि आपकी कुछ बुक्स में इनको ऐसे दिखाया जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नॉर्मल, जिनमें कैरेक्टर एग्जिबिट नहीं हो रहा उनको ऐसे नॉर्मल ही दिखाया जाता है। तो इनके जितने भी प्रोजेनी हो रहे हैं उनमें ये, यहाँ पे अगर हम डिजीज की बात करें तो इट कैन बी इधर मेल और फीमेल, कोई भी हो सकता है, इसमें डिजीज प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, और बाकी को कुछ भी कंसिडर कर लो, सेक्स अनस्पेसिफाइड भी सारे ला सकते हैं, या इन तीनों की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 3 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, यानी कि 25% डिजीज प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन अगर हमें प्रॉपर सारा पता हो तो हमें पता होगा कि 3 में से भी 2 कैरियर्स हैं और 1 नॉर्मल। ये जस्ट चांस है, पेडिग्री ऐसे नहीं हो सकता कि चारों बच्चे हैं, चारों में इस तरीके से हो सकता है इसमें 2 में डिजीज हो और 2 बिल्कुल नॉर्मल हो, कैसे भी हो सकता है। यानी कि एवरी टाइम जितनी बार भी प्रोजेनी होंगे, इनके जितनी बार भी ये रिप्रोड्यूस करेंगे, उतने बार 25% चांस होगा दैट द चाइल्ड कैन बी नॉर्मल, 50% चांस होगा दैट द चाइल्ड कैन बी जस्ट कैरियर, ठीक है, एंड 25% चांस होगा दैट द चाइल्ड कैन हैव द डिजीज। फिर आपको मैम यहाँ पे लिखा हुआ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स अपीयर apparently unaffected but they are carrier for the disease as there is 50% chance that they can pass their defective gene to the progeny। मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि 50% chance of their progeny to be having the disease, मैंने लिखा 50% chance that they can pass their defective gene to the progeny। इसका मतलब ये है, अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, जैसे हम HbA HbS इस इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स जो कि नॉर्मल दिखते हैं, एनेमिक नहीं होते, अनअफेक्टेड दिखते हैं, बट कैरियर्स हैं। क्यों? क्योंकि 50% चांस है कि वो अपने प्रोजेनी को दे सकते हैं। अब जब ये गैमीट प्रोड्यूस करेगा तो इसके 50% गैमीट्स में HbS होगा ना,
और 50% पे ही HbA होगा। यहाँ पे जब हम ये सेंटेंस लिख रहे हैं तब हम इसके पार्टनर की बात नहीं कर रहे हैं, तब इसका पार्टनर हमें नहीं पता, नॉर्मल होगा या डिसऑर्डर वाला होगा, ठीक है, या वो भी हेटेरोजाइगस होगा, नहीं पता। जब हम ये पर्टिकुलर पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ये पेडिग्री और ये सब हमने डिस्कस किया इसके रिगार्डिंग, लेकिन यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, वो एक इंडिविजुअल इज कैरियर बिकॉज 50% चांस होगा कि वो नॉर्मल जीन दे अपने प्रोजेनी को, यानी कि गैमेट में तो देखो दो ही हैं, गैमेट में इन दोनों में से एक ही जाएगा, या तो नॉर्मल वाला चला जाएगा या ये HbS वाला चला जाएगा। तो इसका जीन देने का चांस तो 50% ही है, नॉर्मल जीन देने का चांस भी 50% है, लेकिन हेटेरोजाइगस सिकल सेल वाला HbS जीन देने का भी 50% ही चांस है, ठीक है। सो देयर इज इक्वल चांस दैट 50% चांस ही है कि ये नॉर्मल जीन देगा, 50% चांस ही है कि ये HbS जीन देगा, क्योंकि 50-50% चांस होता है गैमीट्स में, 50% गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड विद दिस, 50% गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड विद दिस। फीमेल में बाकी सारे डिजेनरेट रह जाते हैं, एक हो जाता है, तो वो कोई भी हो सकता है इन दोनों में से। अगर ये मेल है तो 50% स्पर्म्स विल बी हैविंग HbS एंड 50% स्पर्म्स विल बी हैविंग HbA, तो देयर विल बी 50% चांस। अगर फीमेल का जो भी तो उसके साथ 50% जो भी एग होगा, तो देयर विल बी 50% चांस ऑफ एनी वन ऑफ देम टू गो एंड फ्यूज विद दैट पर्टिकुलर फीमेल गैमेट। सो ये कहना चाह रहे हैं कि 50% चांस होगा, क्योंकि 50-50% में दोनों चीजें जाएंगी, तो 50% चांस होगा कि ये अपना डिफेक्टिव जीन, क्योंकि 50% इसमें जाएंगे कि अपना डिफेक्टिव जीन अपने प्रोजेन में दे देता है, ठीक है। तो ये हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स। तो अब हम इसका कॉज डिस्कस कर लेंगे एग्जैक्टली कि किस तरीके से ये डिजीज एक्सप्रेस कैसे हो पाता है। मैं जरा ये पॉइंट्स एक बार रिवाइज करा दूं, फिर मैं ये रख करके आपको वो क्वेश्चन कराऊंगी। ये क्वेश्चन हो चुका है, सिकल सेल एनीमिया में ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव है, कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जब दोनों कैरियर्स हैं। जैसे कि यहाँ पे दोनों कैरियर्स थे, तब इसके 25% इंडिविजुअल्स को चांस था कि डिसऑर्डर हो जाएगा, 50% कैरियर्स और 25% नॉर्मल भी हो सकते हैं। लेकिन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में चांस है कि जब दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं, तब उनके चांस है कि उनके प्रोजेनी को ये डिजीज हो सकता है। 25% चांस होगा हर प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। डिजीज कंट्रोल होता है बाय सिंगल पेयर ऑफ जीन्स, एक जोड़ी ऑफ जीन्स, HbA ये नॉर्मल होगा, HbA HbS या जैसे भी आप लिखना चाहो, HbS या HbA लिखना चाहो तो भी, तो ये क्या होंगे, कैरियर होंगे। हम HbA HbS लिखना इसलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज HbA here is the normal dominant gene over HbS, ठीक है। सो दिस इज कैरियर, अदरवाइज आप कैसे भी लिख सकते हो, जस्ट हम लोग रिप्रेजेंटेशन के लिए HbA पहले लिखते हैं। HbS HbS होगा तो इसमें क्या होगा, डिजीज होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा, ठीक है। आउट ऑफ 3 जीनोटाइप्स पॉसिबल, ओनली 1 इज फाउंड टू बी सिकल सेल एनीमिक। हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स देखने में अनअफेक्टेड लगते हैं, लेकिन वो अपने 50% गैमीट्स, 50% चांस है कि वो जो गैमीट दे रहे हैं वो सिकल सेल एनीमिया का ट्रेट लेकर के जा रहा है प्रोजेनी तक, ठीक है। और ये हमने हेटेरोजाइगस का क्रॉस यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। इसका क्रॉस आप किसी के साथ भी एक बार ड्रॉ करके देख सकते हैं, जैसे HbA HbS का, HbA HbA के साथ कैसे होगा। तो AA आ जाएगा, यहाँ पे AS आ जाएगा। आपने पूरा HbA HbS लिखना है, मैं जस्ट क्विकली कराना चाह रही हूँ आपको, ठीक है। AA आ जाएगा, AS, तो यहाँ पे 50% कैरियर्स आ जाएंगे, 50% नॉर्मल आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग और भी क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं, या जो भी आपके पास प्रैक्टिस पेपर्स हैं उसमें भी आप डिस्कस कर सकते हैं और उनको भी प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं। अब मैं इस पोर्शन को एक बार रब कर रही हूँ, फिर हम इसका एग्जैक्ट की
जीन में कहां पे चेंज आता है, अभी हम वो डिस्कस करते हैं। कॉज इसका क्या है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय valine at the 6th position of beta globin chain of hemoglobin। हम लोग सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं। आप लोग को नॉर्मली याद होगा, नहीं याद है तो रिमाइंड करा देती हूँ। हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल होता है, जो हमारी रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है, जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके उसको सप्लाई करती है कुछ हद तक। 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इस मेथड से होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके, और 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाइंड करके ट्रांसपोर्ट होती है। जो हीमोग्लोबिन होती है वो 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन से बनी हुई होती है, जो इसका ग्लोबिन पार्ट होता है पर्टिकुलरली। ठीक है, 2 अल्फा ग्लोबिन होते हैं, 2 बीटा ग्लोबिन होते हैं। हीम प्रोटीन अलग होता है, जो फेरम प्रोटीन आयरन कंटेनिंग होता है ये अलग होता है। इसका जस्ट ग्लोबिन पार्ट में 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स हमें मिलती हैं। ये 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स आपस में बॉन्ड्स बना करके ये पूरा प्रोटीन बनाती हैं। अब इसमें पर्टिकुलरली जो बीटा चेन होती है, एक्चुअली ये हम क्या कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन बनाती है। प्रोटीन्स किस चीज के बन रहे हैं, अमाइनो एसिड्स के बनते हैं। तो अमाइनो एसिड की जो चेन होती है, अमाइनो एसिड्स की तो अमाइनो एसिड्स की जो चेन होती है उसमें अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7, उसकी 6th पोजीशन पे नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड जहां पे होता है, तो ये ग्लूटामिक एसिड, ये सारे अमाइनो एसिड्स होंगे ना बच्चे। जब भी प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं तो प्रोटीन कैसे बनते हैं, अमाइनो एसिड्स की चेन होते हैं प्रोटीन्स, है ना। तो यहाँ पे ये अमाइनो एसिड्स जुड़े हुए होंगे। और 6th पोजीशन पे जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए में जो नॉर्मल ग्लूटामिक एसिड होता है, इसकी जगह पे क्या हो जाता है, वैलिन आ जाता है। और जब ये म्यूटेशन हो जाता है, ये म्यूटेशन की वजह से हो जाता है, और इस म्यूटेशन की वजह से ये जो नॉर्मली HbA टाइप का था हीमोग्लोबिन, ये सिर्फ बीटा ग्लोबिन चेन में हो रहा है डिफरेंस, और जिसकी वजह से नॉर्मल HbA टाइप का पेप्टाइड था वो अब HbS टाइप का बन जाता है, जिसमें कि जितनी HbA टाइप में क्षमता होती है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की, उतनी HbS में नहीं होती है। ये नॉर्मल इसका रहता है। हम इसको 3 वर्ड से करते हैं, वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोनिल। ग्लूटामिक एसिड को बच्चे GLUC लिखेंगे और लास्ट में भी ग्लूटामिक एसिड ही होता है। तो ये चेन का सीक्वेंस होता है इसमें। तो सेम ही सीक्वेंस बाकी का तो यहीं पे सेम ही रहेगा, सिर्फ 6th अमाइनो एसिड जो है वो चेंज हो जाता है।
HBA पेप्टाइड था यहाँ पे, और यहाँ पे HBS पेप्टाइड बन जाता है। ये एक्चुअली रीजन किस वजह से होता है, जो mRNA होता है हमारा मैसेंजर RNA जो लेके जाता है, उसके ऊपर GAG की जगह GUG हो जाता है। यहाँ पे कोडॉन्स होते हैं एक्चुअली ये, यहाँ पे इसमें भी सिर्फ सिंगल बेस में चेंज आता है। जब म्यूटेशन जो हम लोग कह रहे हैं कि हो जाती है, म्यूटेशन में भी सिर्फ GAG की जगह GUG आएगा। ये अगर हम बात करें mRNA की, ठीक है। आपको क्वेश्चन ज्यादा mRNA के ऊपर ही आता है कि क्या चेंज होता है, लेकिन एक्चुअली प्रोसीजर क्या होता है, आपको ये चीज शायद जिन बच्चों ने ये कुछ बच्चों को समझ आना होगा, GAG GUG क्या है। एक्चुअली कुछ कोडॉन्स होते हैं जो हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डिस्कस करेंगे। ATCG नाम के कुछ बेसिस होते हैं, ठीक है, जो हमारे डीएनए में होते हैं। डीएनए की अगर ये आरएनए में हो तो टी की जगह पे यू होता है, AUCG। इनका फुल फॉर्म वगैरह सब कुछ हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अब यहाँ पे ये चार जो हैं, ये चार अलग अलग तरीके से अरेंज्ड होते हैं हमारे डीएनए में। जब हम कहते हैं ना उनके ऊपर पर्टिकुलर जीन्स होते हैं, वो सीक्वेंस होता है जो हमारे कैरेक्टर्स डिटरमिन करता है, वो इनका सीक्वेंस होता है एक्चुअली। ये किस तरीके से सारे डीएनए के ऊपर ATCG इस तरीके से अरेंज होते हैं, और ये कुछ एक्चुअली बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं। A ऑलवेज मेक्स बॉन्ड विद T, T ऑलवेज मेक्स बॉन्ड विद A हमेशा डबल बॉन्ड T के साथ बनाता है, G और C का हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो जब हम कहते हैं कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, तो डबल स्टैंडर्ड को इस तरीके से होता है कि जहां जहां पे A है उसके ऑपोजिट T आ जाएगा, जहां T है उसके ऑपोजिट A आ जाएगा, जहां C है उसके ऑपोजिट G, G के ऑपोजिट C। तो इस तरीके से ये T के ऑपोजिट A, G के ऑपोजिट C आकर के ये पूरी चेन में इस तरीके से ये डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि ये बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के साथ। डीएनए का जो चेन होती है, जैसे हमने कहा, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे एक शुगर मॉलिक्यूल होती है। इस शुगर मॉलिक्यूल के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, और एक बेस अटैच होता है। ये बेस जो हम बताते हैं ना, ये बेस या तो A होता है, या T होता है, या C होता है, या G होता है। और यहाँ पे ये मल्टीपल जब इनके बॉन्ड्स बनते रहते हैं तो ये इस तरीके से पूरी चेन बना देता है, पूरा डीएनए बन जाता है। इसका हम कंप्लीट डिटेल वैसे बायोमोलिक्यूल्स में +1 में भी किया होगा, वैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग करेंगे। अगर यहाँ पे ये चीज नहीं भी समझ आ रही है तो जस्ट ये ध्यान में रखना, ये AUCG वाले जो है कोडॉन्स जिनको हम बोल रहे हैं, ये एक्चुअली 3-3 के सेट में होते हैं। ये 3 जहां पे भी एक साथ प्रेजेंट होंगे तो ये क्या करेंगे, अब इनका ऑपोजिट mRNA में जाएगा। जैसे इनका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होना चाहिए, ATC होना चाहिए, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट्री AUC बन जाएगा, क्योंकि mRNA में T की जगह पे U होता है। तो जो भी mRNA का सीक्वेंस होगा, जैसे यहाँ पे mRNA में GAG आ गया था इस पर्टिकुलर पार्ट में, तो GAG ने कोड किया कि यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए, लेकिन अचानक से म्यूटेशन हो गई ऐसी कि A की जगह पे U आ गया, यूरासिल जिसको हम बोलते हैं। तो जब A की जगह U आ गया तो तुरंत ये, क्योंकि ये कोडॉन चेंज हो गया एक तरीके से, बेशक उसका एक ही पार्ट चेंज हुआ लेकिन फिर भी कोडॉन चेंज हो गया। कोडॉन की पूरी डिटेल, पूरी लिस्ट हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस में करेंगे, लेकिन ये एक पार्ट चेंज होने से क्या हो गया, जो अमाइनो एसिड के लिए ये कोड कर रहा था, इसको हम कोडॉन इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे कोड फॉर सम अमाइनो एसिड्स। यहाँ पे इट वाज कोडिंग फॉर ग्लूटामिक एसिड, बट हियर नाउ इट इज कोडिंग फॉर वैलिन। जिस अब एक कोडॉन से एक अमाइनो एसिड चेंज हुआ, ठीक है। अब वैसे ही एक अमाइनो एसिड चेंज होने से पूरी की पूरी प्रोटीन चेन की नेचर चेंज हो गई है, पूरी की पूरी प्रोटीन चेन की नेचर चेंज हो गई है, ठीक है। तो इस प्रोटीन चेन की नेचर जो चेंज हो गई है, जिसकी वजह से पेप्टाइड चेन की जो नेचर चेंज हो गई, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ही अलग बन गया। आपको मेनली क्वेश्चन mRNA पे आता है, आप लोग कोई भी एक सीक्वेंस याद करें, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि mRNA का याद करें, क्योंकि जैसे ही आपका मॉलिक्यूलर बेसिस में कंसेप्ट क्लियर होगा तो डीएनए का आपको अपने आप से याद हो जाएगा। कुछ हद तक मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। जैसे कि अब जिस डीएनए से ये बना है उसमें क्या सीक्वेंस होगा,
ये सीक्वेंस होगा, ठीक है, जी ए जी जी टी सी, क्योंकि जी के ऑपोजिट सी, ए के ऑपोजिट टी, जी के ऑपोजिट सी। अब फिर इसके ऑपोजिट जब बॉन्ड बना, सी के ऑपोजिट जी, टी के ऑपोजिट ए और सी के ऑपोजिट जी, ये डीएनए से एमआरएनए बनता है, ठीक है। जब भी पेप्टाइड्स बनाने होते हैं, डीएनए जो भी हमारा डीएनए होता है उससे मैसेंजर आरएनए बनता है जो मैसेज लेके जाता है कि कौन से अमीनो एसिड्स को एक साथ आना है, ठीक है। तो एमआरएनए ऐसा बनता है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये भी है, तो सेम सीक्वेंस आ गया, है ना। तो इस वजह से आपको ये अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब चेंज आता है तब जी यूजी है, तो चेंज्ड पार्ट डीएनए में इसकी जगह पे चेंज्ड पार्ट क्या आ जाएगा, जी टी जी, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को रब करके आपको क्लैरिफाई करती हूँ, सी ए सी, ठीक है। ये देखो बेटा, नॉर्मली डीएनए में जी ए जी सी टी सी था, जिससे कि एमआरएनए में जी ए जी आया, और जी ए जी ने ये कोड किया। हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, अदरवाइज सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। यहाँ पे हम दिस इज ओनली डीएनए का सीक्वेंस एंड दिस इज एमआरएनए का सीक्वेंस। और अगर म्यूटेशन हो गई, ये सेकंड वाला पूरा क्वेश्चन यहाँ बना रही हूँ, अगर म्यूटेशन हो गई तो जी ए जी की जगह हमने क्या देखा, एमआरएनए में क्या आ गया, जी यूजी आ गया। तो जी यूजी का हमें पता है यहाँ पे डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, सी ए इसके ऑपोजिट सी, ठीक है। तो ये डीएनए का चेंज है, तो आपको डीएनए में चेंज आया, एमआरएनए का याद कर लोगे तो डीएनए का अपने आप से आप क्रैक कर लोगे, ठीक है। क्योंकि जी के ऑपोजिट हमेशा क्या होना चाहिए, सी आना चाहिए, यू या टी। डीएनए में बस यू की जगह टी होता है और आरएनए में टी की जगह यू होता है, ठीक है। अगर हम डीएनए की बात करेंगे तो हम टी कहेंगे, आरएनए की बात करेंगे तो यू कहेंगे। तो टी, तो यू के ऑपोजिट या टी के ऑपोजिट हमेशा ए आएगा, जी के ऑपोजिट हमेशा सी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे आप देख सकते हो कि इसका जो ऑपोजिट कोडिंग स्ट्रैंड है जी यू जी है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे जी ए जी था तो ये भी जी ए जी प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट्री, जी यू जी की जगह जी टी जी प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट्री। एक्चुअली जब क्वेश्चन आता है कि डीएनए में कहाँ चेंज आया, तो ये पूछा जाता है। जब पूछा जाता है आरएनए में कहाँ चेंज आया, तब ये पूछा जाता है। क्वेश्चन ज्यादा आरएनए में ही आता है। तो जैसे जी यूजी हुआ तब ये चेंज आ गया कि यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड कर रहा था जी ए जी, बट ये जी यूजी बन गया तो ये वैलिन बन गया, जिसकी वजह से पूरा अमाइनो एसिड्स का एक भी अमाइनो एसिड जब चेंज हुआ तो पूरा पेप्टाइड ही चेंज हो गया। और जितना अच्छे से हीमोग्लोबिन ए इसको कैरी कर पा रहा था, उतना अच्छे से एचबीएस जो नया पेप्टाइड बन गया वो उतना अच्छे से अब इसको कैरी नहीं कर पाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये जो म्यूटेशन हो गई है इसमें, तो ये म्यूटेशन क्या करती है, जैसे ही ऑक्सीजन की टेंशन हाई होने लगी तो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन, यानी कि जो म्यूटेटेड हो चुका है, जो कि चेंज हो चुका है, म्यूटेंट हीमोग्लोबिन दैट इज एचबीएस वाला जो हीमोग्लोबिन है, दैट म्यूटेंट हीमोग्लोबिन पॉलीमराइजेस ड्यूरिंग लो ऑक्सीजन टेंशन, तो पॉलीमराइज होना शुरू हो जाता है, यानी कि ये अपना नेचर पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस इसमें आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये कोशिश करता है कि वो मैक्सिमम ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सके। तो जब वो नहीं कर पाता तो उस चक्कर में वो आरबीसी की शेप उस तरीके से ऑल्टर कर देता है कि जैसे ये पॉलीमराइज हो जाता है द पॉलीमराइजेशन लो ऑक्सीजन टेंशन सच दैट इट changes the shape of RBCs from biconcave to sickle shape
एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट। तो ऐसे इंसान का जब हम लोग इरिथ्रोसाइट्स चेक करेंगे तो हमें बाइकनकेव शेप आरबीसीज मिलेंगे। तो इस वजह से इसको हम बाइकनकेव आरबीसीज की जगह सिकल शेप आरबीसीज मिलेंगे, इस वजह से हम इसको सिकल सेल एनीमिया मानते हैं। और ये हीमोग्लोबिन उतना अच्छे से ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा एंड तो उस वजह से ये आरबीसीज फोल्ड हो सकते हैं एंड इवन इट कैन लीड टू इवन डेथ ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पे बेटा आपके जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो सिर्फ ये चीज मेंशन है कि देयर इज म्यूटेशन ऑफ GAG टू GUG, इसमें भी सिर्फ A to U ये मेंशन है। डीएनए का पार्ट मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए बता दिया क्योंकि ये डायग्राम में दिया हुआ है, तो इस वजह से क्वेश्चन बन भी सकता है इससे, है ना। अगर थोड़ा हार्ड टेस्ट डालना हो मेनली आपको क्वेश्चन इसी पे आता है, ये आप अपने आप से डिकोड कर सकते हैं उस हिसाब से। जब आपका मॉलिक्यूलर बेसिस और इनका बॉन्डिंग बनाने का ये सारा क्लियर हो गया, क्योंकि उसमें हम काफी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे इससे रिलेटेड, तब आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये अगर हमें इसका सीक्वेंस पता है तो ये हमें कैसे बनाना है। वैसे मैंने काफी हद तक आपको बता दिया है, जस्ट यू हैव टू बी क्लियर विद ATGC, ठीक है। और T की जगह U होगा इन RNA। बाकी डीएनए में बाकी तीनों नॉर्मल होते हैं, ये तीनों AGC ये तीनों नॉर्मल होते हैं, तो दोनों में होते हैं डीएनए आरएनए में, जस्ट T और U का फर्क होता है, ठीक है। जो बच्चे मेरे क्लासरूम लेक्चर्स लगा चुके हैं उनको ये क्लियर होगा। बाकी बच्चों के लिए अभी फॉर टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक जितना जरूरी था उतना मैंने बता दिया। सो दिस इज सिकल सेल एनीमिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक और चीज इसमें जो मेंशन करनी है, मैंने ये आपको क्लियर टॉपिक, आई थिंक ये मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में भी मैंने आपको मेंशन किया था। इसमें क्लियर टॉपिक एग्जांपल में उसमें होता क्या है कि जैसे हमने देखा कि HbS है, ये सिकल सेल के लिए तो कोड कर ही रहा है, HbS के लिए ये कोड कर रहा है, HbS के लिए तो ये कोड कर ही रहा है, यानी कि नए HbS पेप्टाइड के लिए ये कोड कर रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सिकल शेप आरबीसीज हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा ये मलेरिया रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। एक्चुअली ये जो सिकल सेल एनीमिया है, दिस डिजीज, ये जो पॉइंट्स मैं अभी बता रही हूँ ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये आप नोट कर लीजिए। दिस डिजीज इज वेरी कॉमन इन अफ्रीका, और अफ्रीका में मलेरिया इज ऑल्सो कॉमन इन अफ्रीका, ठीक है। मलेरिया इज ऑल्सो कॉमन इन अफ्रीका। तो ये जो HbS है ये दो फीचर्स के लिए कोड करता है, मलेरिया रेजिस्टेंस के लिए भी कोड करता है। तो वहां पर मलेरिया इतना ज्यादा है कि अगर इंसान नॉर्मल होगा, HbA होगा, तो ये जो नॉर्मल इंसान है ये तो मलेरिया से मर जाएगा, और अगर HbS है तो ये सिकल सेल एनीमिया से मर जाएगा। लेकिन ये मलेरिया रेजिस्टेंस तो होगा इसमें भी, लेकिन फिर भी सिकल सेल एनीमिया से डेथ हो सकती है। लेकिन अगर HbS होता है जो कि हेट्रोजाइगस है, ये पेशेंट नॉर्मली भी होता है लेकिन कैरियर होता है, बट ये कैरियर होने के साथ साथ इसमें जो HbS हेट्रोजाइगोसिटी में भी ये मलेरिया रेजिस्टेंस का फीचर ये हेट्रोजाइगोसिटी में भी एग्जिबिट करता है। तो ये कैरियर होता है यानी कि जिंदा भी रह सकता है और मलेरिया रेजिस्टेंट भी होता है, इस पेशेंट को मलेरिया भी नहीं होता है, तो इसको फायदा हो जाता है। जहां पे अफ्रीका में सिकल सेल एनीमिया भी बहुत कॉमन है, मलेरिया भी बहुत कॉमन है, ठीक है। तो वहां पे नॉर्मल बंदा जो होता है HbA वाला, वो मलेरिया से डेथ हो सकती है उसकी। देन HbS वाले की सिकल सेल एनीमिया से डेथ हो सकती है। लेकिन जो कैरियर है वो बच जाता है, मलेरिया से भी बच जाता है और सिकल सेल एनीमिया से भी बच जाता है। लेकिन फिर भी वो उसका 50% चांस रहता है कि वो ये वाला गैमीट अपने प्रोजेनी को पास कर सकता है, ठीक है। That's all with today's lecture. It is very very important lecture. Just this point, these points are very important actually. Malaria resistance point. These points are very important, not mentioned in your this particular topic in NCERT. You must note this down in your NCERT or in your notebook. You must make the lecture notes at present since you are studying from home. तो अभी आप लोग लेक्चर नोट्स पढ़ो, बनाओ, बहुत इजी रहने वाला आपको। और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आपको थ्योरी में भी आ सकता है एंड 5 नंबर में 3 नंबर में थ्योरी में भी ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है।
और इसकी म्यूटेशन होना, शेप चेंज होना, मलेरिया रेजिस्टेंस, mRNA में चेंज, और कहाँ क्या ऑक्सीजन हाई, कितनी ऑक्सीजन टेंशन में जो चेंज आता है, किन कंडीशंस में चेंज आता है, शेप में क्या चेंज आता है, मल्टीपल क्वेश्चंस इस एक टॉपिक से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट।